हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट करने जा रहे हैं, जो है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। तो ये जो वीडियो है 2024-25 में जो भी बच्चों के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इस यूनिट में बनते हैं उसको पूरा करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हम पहले ही कर चुके हैं, समष्टि अर्थशास्त्र एवं परिचय। आज हम जो करेंगे वो है यूनिट 2, हमारी उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। ठीक है, तो इसको आप जाके देख सकते हैं, पहले ये कंप्लीट हो चुकी है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 का। तो पहला इसके अंदर देखते हैं उपभोक्ता क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता यानी एमयू क्या होता है, कुल उपयोगिता यानी टीयू टोटल यूटिलिटी क्या होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कई बार एमसीक्यू या डेफिनेशन के रूप में पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। तो उपभोक्ता वह आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तुओं वह सेवाओं का उपभोग करता है। तो उपभोक्ता कौन है? उपभोग करता है किस चीज का? वस्तु और सेवाओं का। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं उपयोगिता क्या होती है। तो किसी वस्तु में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। यानी एक कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, अगर वो बाजार से कोई सामान खरीद रहा है तो वो उसके लिए कितनी उपयोगी है, वो क्या कहलाती है? उसकी उपयोगिता कहलाती है। आगे देखते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है। तो वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी आप बाजार में किसी वस्तु या सेवाओं का यूज कर रहे हैं और बार बार उसका यूज कर रहे हैं, तो जितनी बार आप उसका यूज करते हैं अगर उनका हम टोटल कर लें तो वो हमारी क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं सीमांत उपयोगिता। मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं या मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं। यानी अगर आप किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं या किसी सेवा का उपयोग कर रहे हैं, एक इकाई के अतिरिक्त जब आप दूसरी इकाई का यूज करते हैं तो उसके अंदर जो भी वृद्धि होती है, यानी आपने एक बार उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद जब दूसरा बार उसका इस्तेमाल किया तो उसमें जो अतिरिक्त इकाई में जो वृद्धि हुई उसे ही क्या कहा जाता है? मार्जिन यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है ना, या सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता जो होती है आपस में थोड़ी कनेक्टेड होती है। जैसे अगर हम कहें एक न्यूमेरिकली फॉर्म में कि अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी अगर हम निकालें तो अगर हम क्या कर दें, और सम ऑफ एमयू कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल यूटिलिटी भी क्या होती है? वो मिल जाती है। ठीक इसी तरह जब हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें टोटल यूटिलिटी जो होती है यानी एन, यानी पहले वाले को दूसरे वाले से क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं तो आ जाती है। ठीक है, या एक और फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। अगर हम निकालना चाहें तो हम अगर एम यू निकालना है तो हम क्या कर दें? चेंज इन टी यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, अगर ये कर दें तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एमयू निकाल सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या होता है और क्या समानता होती है। तो देखिए, जब भी हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई एक वस्तु है उसका हमने पहली बार इस्तेमाल किया तो वो हमें थोड़ी ज़्यादा उपयोगी लगती है, तो हम क्या कहते हैं? उसकी उपयोगिता को क्या कहते हैं कि भाई हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? उससे 10 मिली है। ठीक है, ऐसे ही जब हम दूसरी बार उस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेकेंड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें जो यूटिलिटी होती है वो थोड़ी कम उपयोगी लगती है, यानी उसकी उपयोगिता थोड़ी हमें कम लगने लग जाती है। तो ऐसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते जाते हैं वैसे वैसे हमें उसकी थोड़ी जो यूटिलिटी होती है वो थोड़ी कम लगती है। ठीक है ना, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जैसे हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी वो होती है कि जब हम जितनी किसी वस्तु या सेवा का हमने जो टोटल जितनी बार यूज किया अगर उसको इकट्ठा कर दें तो हमारी क्या बन जाती है? वो टोटल यूटिलिटी बन जाती है। ठीक है, एमयू जैसे हमने देखा, तो एमयू क्या होता है? जैसे ही हम एक अतिरिक्त इकाई का यूज करते हैं तो जो वो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी सॉरी मार्जिन यूटिलिटी कहा जाता है। और मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? ठीक है ना, यानी सीमांत उपयोगिता। और हमारी क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता यही होती है जब हम अतिरिक्त वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो वृद्धि आती है। ठीक है, जैसे पहले देखिए अगर हमने एक यूनिट यूज किया था तो हमारी टोटल यूटिलिटी 10 थी। ठीक है ना, तो पहली यूनिट हमें
सेम रहती है तो यूटिलिटी भी क्या होती है, वो हमेशा सेम ही रहती है। जब हम दूसरी यूनिट का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो मार्जिन जो जैसा हमें पता है कि एक नियम कहता है कि जब हम एक वस्तु का इस्तेमाल या एक सेवा का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो हमारी थोड़ी रुचि जो होती है उसमें कम हो जाती है, यानी उपयोगिता थोड़ी कम हो जाती है। तो वही जो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो देखिए, एक था 10, अगर 2 होता तो 20 होता, लेकिन हमें कितना है, कितना हुआ है हमारा, 18 हुआ, यानी क्या हुई है, कमी आई है। यानी कि एक यूनिट से जब हम दूसरी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या लगती है, थोड़ी वो कमी लगती है। ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस आता है, ठीक है, देखिए 8 का डिफरेंस, वैसे हम तीसरी यूनिट करते हैं तो हमें 5 का डिफरेंस देखने को मिलता है, वैसे इसका करते हैं 2। ठीक है, तो ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि जब हमें उसकी हम अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी में थोड़ा क्या है, ये डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा समझना है। आगे देखते हैं। अब आता है उपयोगिता को मापने की विधि क्या होती है, यानी हम उपयोगिता को किस तरह से नाप सकते हैं। तो उपयोगिता को नापने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कुछ विचार रखे हैं कि भाई किस तरह से हम इसको जज करेंगे, कोई अगर वस्तु लेते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहली अप्रोच है, यानी गणनावाचक उपयोगिता है। तो इस आधार पर हम उपयोगिता को तय करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है। इसमें क्या होता है, इसमें उपयोगिता को संख्या में मापा जाता है, यानी जो भी हम वस्तु का यूज कर रहे हैं उसकी उपयोगिता को हम क्या देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। अगर एक चीज आपको बहुत संतोष देती है तो आप उसे 10 अंक देंगे, अगर कम संतोष देती है तो आप 5 अंक देंगे। ठीक है, सेम वैसा ही होता है जैसे आप एग्जाम देते हैं तो टीचर देखता है कि भाई आपने जो लिखा है उसकी उपयोगिता कितनी है, तो उसके आधार पर आपको 10 अंक में मिलते हैं, 5 अंक में मिलते हैं। तो इस तरह से उपयोगिता को क्या दिया जाए, एक नंबर दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, सटीक माप कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहा गया भाई कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की उपयोगिता को हम जज कर सकते हैं। तो इसे अर्थशास्त्री मार्शल ने बताया था। ठीक है ना, एल्फ्रेड मार्शल ने इसकी व्याख्या दी थी। ठीक है, उदाहरण के लिए कह सकते हैं जैसे 10 अंक ज्यादा संतोष देते हैं और 5 अंक कम संतोष देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो एल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने एक गणनावाचक उपयोगिता के आधार पर किसी भी उपयोगिता को रखने की बात कही थी। ठीक है, दूसरी जो देखते हैं वो क्रमवाचक उपयोगिता है, यानी एक और तरीका बताया गया है कि भाई किस तरह से हम किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता को नाप सकते हैं। तो हम इसमें उपयोगिता को क्रम में बताया जाता है, संख्या में नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, नंबर ना देके इसमें क्या रखा जाता है, एक रैंक दे दी जाती है। ये कहते हैं कि कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है लेकिन यह नहीं बताता कि कितनी ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है भाई कि अगर आपको कोई 4 चीज पसंद है तो आप क्या कर देंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कर देंगे, भाई ये पसंद है, ये ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। तो इस तरह से आप करते हैं, उनको रैंक दे सकते हैं, ABCD। ठीक है, इसे अर्थशास्त्री हिक्स ने, ठीक है ना, तो इसे जो अर्थशास्त्री थे हिक्स, उन्होंने बताया था कि भाई कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को एक पैमाना दे सकते हैं। तो उदाहरण, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, बस पसंद का क्रम बताया गया है, अंक नहीं। ठीक है ना, तो कोई भी 2 चीज है, अगर उसमें डिफरेंस करना है तो आप क्या करोगे, भाई मैं ए को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहा हूँ, बी को कम दे रहा हूँ, तो आपने रैंक दे दी, ये मुझे पहले नंबर पर पसंद है, ये दूसरे नंबर पे। तो इस तरह से उपयोगिता की बात किसने कही थी, हिक्स ने कही थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध क्या है। तो जैसे हमने अभी समझा कि भाई टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अब इनके बीच में संबंध भी होता है, कुछ हमने वहां बताया था। अब देखिए इसको विस्तार से बताता हूं मैं आपको। तो सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले समझिए इनके बीच में जो संबंध है कैसे बता सकते हैं। और हमने देखा भी था कि भाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इनके बीच में संबंध भी है। जब MU धनात्मक यानी शून्य से ऊपर होता है तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब MU शून्य होती है तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अपने अधिकतम बिंदु पर होती है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जब MU ऋणात्मक शून्य से कम होता है, इस स्थिति में कुल उपयोगिता TU घटती है। तो ये 3 चीजें बताई गई हैं दोनों के संबंध के बारे में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, इनको ग्राफ पे देखते हैं। देखिए जैसे पहला क्या कहता है कि MU धनात्मक शून्य से ऊपर होता है, यानी कि अगर आपका MU यानी MU जो है वो शून्य है, ठीक है ना, अगर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है तो इसका मतलब क्या है, कुल उपयोगिता TU जो होगी वो आपकी क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी। देखिए यहाँ पे शून्य है तो आपके देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, बढ़ रही है ना, इस तरह से, पहली चीज। दूसरा, जब MU शून्य होती है, कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर होती है। तो हम देख रहे हैं भाई हमारा MU क्या है, यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इनमें सब में देखते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, ये जो है वो क्या है, वो अधिकतम बिंदु पर है, दूसरी चीज। ठीक है, तीसरी
चीज क्या है, जब mu ऋणात्मक शून्य से कम होता है तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता Tu घटती है। यानी जैसे ही हमारा mu ऋणात्मक होगा वैसे ही आपको Tu क्या होगा, वो घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे 26 था 23 हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो रिलेशन है या संबंध है किसके, Tu और mu के बीच में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें ये जो चीज है वो घटती हुई दिखाई देती है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका एक नियम है और इस नियम को क्या कहते हैं, ह्रास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम। ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाइयों का एक निरंतर उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती रहती है। यानी जब हम किसी भी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार करते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, एक थी 10, दूसरी थी टोटल मार्जिनिटी 8, 5। ठीक है ना, तो ये घट रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो उपयोगिता होती है वो कम होने लगती है और इसे ही क्या कहा जाता है, ह्रास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है कई बारी। ठीक है, इसको ग्राफ पे समझते हैं एक बारी। तो देखिए, जैसा हमने देखा था कि टीयू देख रहे होंगे आप, टीयू हमारा बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी 10, 18, 25। ठीक है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ता जाता है, लेकिन टीयू जो हमारा जब भी बढ़ता है वो घटती दर पर बढ़ता है। ठीक है, घटती दर पर बढ़ने का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे 10 था, 10 से 20 होना चाहिए था। ठीक है ना, 30 होना चाहिए था अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें, अगर पहला सेटिस्फेक्शन 10 है। लेकिन हमें, जैसे हमने देखा भाई, सीमांत जो ह्रास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है भाई, एक वस्तु के बाद अगली वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उपयोगिता कम होगी, और जब उपयोगिता कम होगी तो क्या होगी, वो घटती रहेगी लेकिन बढ़ती, यानी घटते दर पे क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हम देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी, बढ़ रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो हमने देखा कि जब टोटल यूटिलिटी यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होती है तो हमारा टीयू क्या होता है, वो अधिकतम बिंदु पर होता है। ठीक है ना, ये दिख रहा है। और जब हमारा देख रहे हैं यहाँ पर mu जब हमारा क्या है, 0 है, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, टीयू जो हमारा है वो सबसे अधिकतम बिंदु पर है। ठीक है, तो ये जो है इसका रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है, तो इसको आप जरूर समझ लें। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया भाई, उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है ना, उपभोक्ता को संतुलन कैसे मिलता है या उसकी जो संतुलन की जो स्थिति होती है वो कैसे बदलती रहती है। अब समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, उसकी शर्तें क्या हैं। तो उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, एक ऐसी स्थिति है जहां उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो हमने देखा भाई, एक उपभोक्ता है वो संतुलन तभी प्राप्त करेगा ना जब उसने जितना पैसा खर्च किया है और उस पैसे में उससे क्या मिल जाए, उसकी इष्टतम जो है वो संतुष्टि मिल जाए, तभी क्या होगा, वो संतुष्ट होगा। तो ये कैसे तय किया जाएगा, तो इसके लिए उपयोगिता विश्लेषण जरूरी हो जाता है। यानी इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता की गणना हम क्या करते हैं, यूटिल्स में करते हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि जो उपयोगिता होती है इसको हम क्या करते हैं, यूटिल्स में कन्वर्ट करते हैं कि भाई कोई वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, तो यूटिल्स में कर सकते हैं इसको। तो यूटिल्स को उपयोगिता के माप की इकाई भी माना जाता है, तो हम यूटिल्स में किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसको मापते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप एक वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वस्तु की स्थिति में आपको कैसे पता लगेगा कि आपने जो पैसा खर्च किया है उसकी उपयोगिता क्या है, यानी मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है ना, जो मार्जिन यूटिलिटी जो है वो मनी के तौर पर आप कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो कैसे पता लगेगी भाई कि आपने जो पैसा खर्च किया है एक वस्तु के लिए उसकी मार्जिनलिटी कितनी आपके लिए अच्छी है, यानी उस पैसे में आपने जो पैसा खर्च किया है उसकी उपयोगिता कितनी है। तो इसको नापने का जो पैमाना होता है वो मार्जिनलिटी एक्स, यानी जो भी हमने प्राइस इस्तेमाल जो भी हमने जो हमारी मार्जिनलिटी है किसी वस्तु की, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसका जो प्राइस होता है, ठीक है ना, यानी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता होती है और वस्तु का जो मूल्य होता है उससे हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, अगर mu हमारा 1 आ जाता है तो भी क्या है, वो संतुष्ट है, या mu(x) हमारा px के बराबर हो जाता है तो भी क्या है, वो हमारा जो है एक वस्तु जो है खरीदना या सेवा का इस्तेमाल करना क्या है, वो संतुष्टि का स्तर दिखाता है। ठीक है, तो अब आता है MUM क्या होता है। तो MUM वो होता है जैसे कि हम अगर कहीं पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे को खर्च करने के लिए हम दूसरी वस्तु पर जो पैसा, यानी अनदर कोई अगर वस्तु है उस पर खर्च कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो हमें ज्यादा उपयोगी लगती है, लेकिन हम उस पर खर्च ना करके इस वस्तु पे यानी एक्स वस्तु पर खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे ज्यादा इस पे संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, MUM, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, यानी जो पैसा व्यक्ति खर्च कर रहा है वो उसके लिए कितना उपयोगी है उस वस्तु के तहत। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम।
यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए एक गुड्स है, ठीक है ना, एक गुड्स है, एक व्यक्ति क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है एक यूनिट्स का, तो उसे 10 यूटिल्स का जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है ना, संतुष्टि मिलती है। जब उसको 2 करता है तो उसे 8 यूटिल्स की मिलती है, 3 करता है तो उसे 6 यूटिल्स की मिलती है, 4 करता है तो उसे 4 यूटिल्स की, और 5 करता है तो उसे तभी भी 4 यूटिल्स की संतुष्टि मिली है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो कह सकते हैं मान लीजिए भाई एक व्यक्ति है, उसके लिए कोई दूसरी वस्तु है, ठीक है ना, तो उसकी अगर वो उस पर 1 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको 2 यूटिल्स का क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन फिर भी वो पैसा खर्च कहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये तब तक उस वस्तु पर पैसा खर्च करता रहेगा जब तक उसकी उपयोगिता उसको लगेगी। तो इस उपयोगिता को हम कैसे समझेंगे, तो इस उपयोगिता को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक गुड्स जो जिसपे वो व्यक्ति जो है वो पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है ना, उसका प्राइस जो है 3 रुपए है, ठीक है। तो वो कब तक उस 3 रुपए को खर्च करता रहेगा, ठीक है। तो जब तक खर्च करेगा जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती, यानी जिसकी MUM है, यानी जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है, वो किसके बराबर ना आ जाए, 1 के बराबर ना आ जाए, या MUX जो है वो PX के बराबर ना आ जाए, तो तब तक क्या करेगा, वो उसको खर्च करता रहेगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति है, वो उस पैसे को इसी पे खर्च कर रहा है, जबकि अगर वो किसी और वस्तु पर खर्च करता है तो उसे कितना मिलता है, 1 रुपए में 2 यूटिल्स का जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर भी। तो हम क्या करते हैं, उस 2 यूटिल्स जो 2 यूटिल्स है उसको इसके यूटिल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और देखते हैं ऐसी कब सिचुएशन बनेगी जब वो व्यक्ति इस वाली वस्तु से ज्यादा उस वाली वस्तु को महत्व देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं तो हम क्या करते हैं, MUX यानी PX को डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं हम, ये देखिए 5 4 3 2 1, तो ये हमारा आ गया, यानी ये स्थिति हमारी आ गई, ठीक है ना। तो ये स्थिति यानी 1 आ गई, यानी जो हमने कहा था कि अगर हमारा MUM किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तब क्या मिलेगा, उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी जब हमारा MUM क्या हो गया है, 1 हो गया है, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। तो यानी 4 यूटिल्स, वो 4 यूटिल्स जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल है किसका, आखिरी लेवल है इसका, इस वस्तु का, गुड्स ए का जो आखिरी लेवल है वो कितना है, 4 यूटिल्स। यानी कि 4 यूटिल्स तक तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इस पे खर्चा करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी संतुष्टि जो होगी उस लेवल की नहीं रह जाएगी, तो वो क्या करेगा, फिर इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो तब तक प्रयास करता है, तब तक उसको उपयोगी लगती है दूसरे वस्तु के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, जब तक कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उस उपयोगिता के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना, यानी कि 2 यूटिल्स के बराबर ना हो जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे हमने, अब हम अपने फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो MUM यानी हमने देखा MUM हमारा 1 के बराबर हो जाए, तो जो 4 यूटिल्स है, यानी ये जो है हमारा MUM हम देख रहे हैं, जो हमारा 4 यूटिल्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, MUM जो है वो 1 हो गया है। तो MUM यानी इस स्टेज पर, किस स्टेज पर, 5वीं स्टेज पे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा 5वीं स्टेज तक, यानी उस जो हमारी गुड्स ए है उसका इस्तेमाल कब तक, या उसको उपयोगी कब तक लगेगी, जब तक उसकी जो वैल्यू है वो 4 यूटिल्स तक है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेगा, वो इसको छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए फिर वो उतनी उपयोगी नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये हो गया। तो MUX जो हमारा होता है वो PX। तो अब हम देखते हैं कि MUX जो हमारा है वो PX के किस लेवल के कहाँ पे बराबर हो रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है ना। तो कौन सा लेवल है, ये वाला, ठीक है ना, 4 यूनिट्स के बराबर होता है, ये उसका जो है सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो इस यानी 5वीं यूनिट के बाद जो है वो उस वस्तु का यूज नहीं करेगा, वो उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 वस्तु है, तो 2 वस्तु में उसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध करेगा वो, तो इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला होता है, यानी जो उसकी जो एक्स जो है और जो उसका प्राइस है, तो हम क्या, उसमें सिर्फ एक वस्तु थी, इसमें क्या आ गई 2 वस्तु, तो MUM जो हमारा किसके बराबर हो जाए, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY, यानी जो हमारी Y गुड्स है उसके बराबर हो जाए, तो ठीक है। तो देख सकते हैं आप, MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमारी कब होगी, जब हमारी क्या होगी, MUX यानी वस्तु X की सीमांत उपयोगिता और वस्तु X का मूल्य, और MU जो हमारा Y है, वायु की उपयोगिता और वायु का मूल्य, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए तब हमारी जो संतुष्टि लेवल होगी 2 वस्तु में क्या होगी, वो सिद्ध होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए अगर व्यक्ति जो है एक वस्तु खरीदता है, ठीक है ना, और उसकी मार्जिन यूटिलिटी यानी 1 यूनिट खरीदता है तो 20 की है, 2 खरीदता है तो 18 है, 3 खरीदता है तो 16, 4 खरीदता है तो 14, ठीक है ना। तो ऐसे जो है उसको इतना सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, ठीक है ना। अब जब वो गुड्स वी लेता है तो उसका क्या है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है। कब, जब उसके पास कितनी मनी है, टोटल उसके पास कितने हैं, 8 रुपए हैं, और गुड्स ए का जो प्राइस है वो कितना, 2 है, और गुड्स बी का जो प्राइस है वो कितना है, 1 रुपीज है, ठीक है ना। तो इसको इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम कि भाई MUXP, यानी अगर हम PX
देखते हैं कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है प्राइस के मुकाबले कितनी है, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूले से देखते हैं तो कितना रहता है, तो हमारा देखते हैं 10, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो उसके बाद कितना आता है, क्योंकि प्राइस जो हमारा कितना है इसका, इस गुड्स का कितना है 2 रुपये है, तो गुड्स ए को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो ये जो हमारा जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल हम देख रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब दूसरा जो है प्राइस कितना है, प्राइस 1 रुपये है, और 1 रुपये में अगर देखें तो 1 रुपये से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका MU कितना आ जाता है 20, 18, 16, 14, 12, 10, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 20, 18, 16, 14, 12, 10, ठीक है, सेम आएगा क्योंकि सेम 1 रुपए का प्राइस है। अब इसमें समझना है कि उपभोक्ता को संतुलन कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जब MU(x) अपॉन में PX और MU(y) अपॉन में PY, ठीक है ना, किसके बराबर हो जाए, MU(m) के बराबर है, तो हमें ये तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई इसमें कहां पर वो सेटिस्फेक्शन लेवल दिख रहा है और हमारी मनी भी जो हो जाए क्या हो जाए, उस सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाए। तो देखिए अगर ए गुड्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो इस यूनिट में हमें देखते हैं कि ये जो स्थिति है 10 है, ठीक है, वहीं जब हम देखते हैं MU(x) अपॉन में P और MU(y), ठीक है ना, तो कहां पे बराबर दिख रहा है, इस वाले लेवल पे बराबर दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा MU(x), PX और MU(y) कौन से लेवल पे है, तो गुड्स ए में जो है वो पहली यूनिट पे दिखाई दे रहा है, वहीं जब हम गुड्स बी की बात कर रहे हैं तो वो हमें कहां दिखाई दे रहा है, वो हमारा 6 लेवल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कि वो क्या करेगा, जो गुड्स ए है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कब तक करेगा, वो सिर्फ 1 यूनिट का इस्तेमाल करेगा, वहीं जो उसकी बी गुड्स है उसका इस्तेमाल कब तक करेगा, वो 6 यूनिट तक करता रहेगा, ठीक है। अब प्राइस में अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस 2 रुपए है और इसका प्राइस कितना है 1 रुपए है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 8, ठीक है ना। तो हो गया ना सेटिस्फेक्शन उसका प्राइस के बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता देखेगा कि भाई कि 2 वस्तु में उसके प्राइस के हिसाब से उसे संतुष्टि कहाँ मिल रही है, तो उसके हिसाब से क्या करेगा, वो उपयोगिता को तय करेगा। तो उसे उपयोगिता कहाँ मिल रही है, जब वो ए गुड्स का 1 यूनिट यूज करता है और बी यूनिट का 6 यूनिट यूज करता है, तब वो क्या है, वो सेटिस्फाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 वस्तु के अंदर निकाल सकते हैं उपभोक्ता संतुलन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि एक उपभोक्ता केवल 2 वस्तु X और Y का उपभोग करता है, उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। तो हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, एक X वस्तु है और एक Y वस्तु है। तो क्या कह रहा है कि भाई उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए, कि एक उपभोक्ता अगर 2 वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कहां पर होगा या किस तरह से वो सेटिस्फाई हो सकता है, उसकी कुछ शर्तें बताइए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक उपभोक्ता 2 वस्तु X और Y, जैसे हमने अभी देखा भी था, उपभोग करता है, तो उपभोक्ता संतुलन बनाए रखने के लिए उसे 2 शर्तें पूरी करनी होती है। हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था 2 वस्तु की उपभोक्ता में। तो क्या करना पड़ेगा उसे, MU(x), ठीक है, अपॉन में PX, MU(y) अपॉन में Y। तो यही होता है संतुलन का स्तर। तभी क्या होगा, दोनों वस्तुओं से वो संतुष्ट होगा, X और Y से, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो हमारी X वस्तु है उसका प्राइस हम 2 रुपए रखते हैं और जो Y वस्तु है उसका प्राइस हम क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, ठीक है। तो 2 वस्तु ले ली, उसने कहा X और Y के बीच में संतुलन करना है। तो अब संतुलन कैसे होगा, तो हमने क्या किया, X का मूल्य 2 रख लिया और Y का मूल्य क्या रख लिया, 4 रख लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमारा, तो हमारा जो MU(x) अपॉन में PX की जो वैल्यू है ये है, ठीक है, और वहीं जब हम MU(py) की रखते हैं तो ये है हमारा, ठीक है ना। तो ये 2 रुपए के प्राइस में है और वो जो है वो 4 रुपए के प्राइस में है, ठीक है। तो ये हमारा एक डेटा हो गया। अब इसको समझते हैं, इसकी स्थिति, पहली स्थिति में संतुलन कब होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर यदि 2 स्थिति होंगी, पहली स्थिति में अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा MU(x) और PX जो है वो बड़ा है किससे, MU(y) अपॉन में PY से बड़ा है, ठीक है ना। यानी X वस्तु का जो हमारा मार्जिन है, यूटिलिटी है, वो ज्यादा है किससे, Y से, ठीक है। तो हम इसे देख सकते हैं, प्रारंभ में देख लीजिए कि 10 जो हमारा, यानी यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है 10 है, ठीक है ना। तो ये हमारा ज्यादा है और ये हमारा क्या है 5 है, ये कम है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को क्या करना है, संतुलन पाना है, तो वो क्या करेगा, कैसे संतुलन, ठीक है, संतुलन पाना है और उसके पास क्या है, वही चीज है कि भाई जो मनी है उसके पास, उस मनी को ऐसे यूटिलाइज करे ताकि उसे संतुष्टि ज्यादा मिल जाए। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उस पैसे में उसे क्या करना है, सेटिस्फेक्शन लेना है, तो पहली स्थिति क्या बनेगी, तो वो क्या करेगा, इसलिए उपभोक्ता को प्रति रुपए X से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे ज्यादा उपयोगी उसके लिए क्या है, X है, ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे।
क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्स जो है वो ज्यादा है, ज्यादा खर्चा कहाँ कर रहा है वो एक्स पे, लेकिन वो चाह रहा है कि भाई वो ज्यादा खर्चा एक्स पे ना करे बल्कि ऐसी जगह खर्च करे जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा हो। तो उपभोक्ता अधिक मात्रा में एक्स खरीदेगा जिससे इसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी। तो अब वो क्या करेगा, उसे लग रहा है भाई कि ये मेरे लिए इतना उपयोगी नहीं है, मैंने इसको ज्यादा यूज कर लिया है और मुझे क्या चाहिए, दोनों वस्तुओं पे बराबर का सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो अब वो क्या करना शुरू करेगा, अब वो क्या करेगा, इसकी ज्यादा इकाइयां क्या है यूज करना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा वो, इसकी इकाइयां ज्यादा यूज करेगा, किसकी, एक्स वस्तु की इकाई ज्यादा। तो जैसा आपको पता है कि वो जितना ज्यादा एक्स वस्तु खरीदेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो यही नियम कहता है ना हरासमेंट नियम, सीमांत हरासमेंट नियम क्या कहता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु का बार बार इस्तेमाल करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो कम होती जाती है। तो वो क्या करेगा, वो एक्स वस्तु को तब तक खरीदता रहेगा जब तक क्या हो जाए, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स और एम यू वाई ना हो जाए, ठीक है ना। तब तक क्या करेगा, वो उसको खरीदता रहेगा। तो संतुलन बिंदु 6 इकाई के बाद आता है, यानी एम यू एक्स 5 और एम यू वाई 5 हो जाएगा। तो वो तब कब तक यूज करेगा, वो तब तक यूज करेगा, यानी इसका इस्तेमाल तब तक करेगा जब तक ये 5 ना हो जाए और इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस वस्तु को जब वो इस्तेमाल करता रहेगा तब तक इस्तेमाल करते करते जब उसका 5 हो जाएगा और ये पहले से 5 है, तो अब क्या होगा, हमारा एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर हो जाएगा एम यू वाई, ठीक है ना। तो ये संतुलन बिंदु जो होगा इस वाले पे जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहली स्थिति है, यानी संतुलन में लाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक्स वस्तु का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उसकी जो एमयू है वो गिरते 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 कहां पे आ जाएगी, उस लेवल पर आ जाएगी जहां पर ये लेवल है, वाई का लेवल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उसको संतुष्टि मिल जाएगी। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति में अगर क्या हो जाए, हमारा ये बड़ा हो जाए, ठीक है ना, सेम स्थिति, यानी अगर हम उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए 4 रुपए प्राइस इसका इसका हो जाए और इसका 2 रुपए हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तो ऐसी स्थिति में इसका उल्टा हो जाएगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, एक्स का बंद कर देगा, ठीक है ना, और वाई का इस्तेमाल क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा, और वाई का इस्तेमाल तब तक करता रहेगा जब तक वो किस पे ना आ जाए, वो दोनों लेवल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। और एक स्थिति में वो क्या कर सकता है, वो क्या कर दे, अगर उसको लेवल में लेकर आना है तो वो क्या कर देगा, ठीक है ना। अगर ये 5 है मान लीजिए, ठीक है ना, और अब इसको क्या करना है, तो दो स्थिति, पहली स्थिति क्या थी, वो y का इस्तेमाल ज्यादा कर दे तो क्या होगा, वो घटते घटते क्या हो जाएगा, उस लेवल पर आ जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, वो y का इस्तेमाल कम कर दे, अगर वो y का इस्तेमाल कम कर देगा तो क्या होगा, तो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, वो वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो दो स्थिति होती है, ठीक है। यानी या तो क्या क्या करेगा, वो x को बढ़ा देगा तो उसकी संतुलन स्थिति बढ़ जाएगी, या y को घटा देगा तो उसकी संतुलन स्थिति बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल क्या करना होता है इसके अंदर, दोनों स्थिति में हमें ये देखना होता है कि भाई कि उसका जो कंज्यूमर का लेवल है वो क्या होगा, सेटिस्फाई लेवल हो, इकट्ठा हो। तो इसके लिए यही तरीका है कि क्या करें, या तो वो एक्स वस्तु को बढ़ा दे और तब तक बढ़ाता रहे जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर ना हो जाए, वाई के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हमेशा क्या करना है कि जो भी, अगर मान लीजिए ये ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसके स्तर को बढ़ा देंगे, अगर ये ज्यादा है तो y के स्तर को बढ़ा देंगे, जिससे ये क्या हो जाए, एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है x और y गुड्स का सेटिस्फेक्शन लेवल को पाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट सेट क्या होता है, बजट रेखा क्या होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आते हैं, तो इनको थोड़ा समझें आप। बजट सेट क्या होता है, जैसा हमने देखा कि भाई कोई भी दो वस्तु होती है, जब हम खरीद, कोई भी हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं या पैसा हमारे पास कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, बजट बनाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कम पैसे में दो चीजें लेनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा बजट बनाएंगे ताकि भाई उस पैसे के अंदर हम उन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकें। तो उससे ऐसे ही बजट सेट होता है। तो यह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों का या बंडलों का सेट है जो वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है, ठीक है। यानी जो उसके पास आय है उससे वो जो वस्तुओं को एक सेट के रूप में बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बजट सेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, अगर देखें तो मनी, यानी जो उसकी इनकम है वो क्या होगी, मान लीजिए उसके पास प्राइस एक्स है, ठीक है ना, और वो कितनी एक्स वस्तु लेना चाहता है, ऐसे ही प्राइस वाई और वो कितनी वस्तु लेना चाहता है, ठीक है ना। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ठीक है, और दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो जो हमारा होगा बजट सेट जो होगा, या तो क्या होगा, इक्वल टू होगा, यानी जो हमारी आय है उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, ठीक है ना। आय के बराबर हो सकता है या आय से कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि बजट से बाहर हम कोई चीज ले नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बजट रेखा क्या होती है, तो यह वह रेखा है जो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं की दी गई कीमत पर खरीद सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, बजट रेखा है। तो बजट रेखा मतलब है कि जितनी उसकी आय है, ठीक है,
जितनी उसकी आय है उस आय के हिसाब से वो दो वस्तुओं का जो भी कॉम्बिनेशन बनाता है उस प्राइस के अंदर, तो वो क्या होता है बजट रहेगा। यानी जितनी इनकम है उतना वो क्या कर रहा है, वो पैसा खर्च कर रहा है। इसको ग्राफ पे देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं, तो हमारी जो बजट लाइन है ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये बजट लाइन है। यानी कि जितना भी पैसा है उस पैसे को, उतनी इनकम को उसने क्या किया है, पूरा यूज किया है, तो उसे बजट लाइन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो बजट सेट क्या होता है, बजट सेट दोनों चीज हो सकती है, या तो क्या करेगा, पूरा खर्च करेगा, इक्वल टू इनकम होगा जैसे हमने देखा था, या तो क्या होगा, वो इक्वल टू इनकम होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, वो लेस देन इनकम होगा। ठीक है ना, तो बजट सेट वो क्या होता है, जो बजट सेट होता है वो अपने हिसाब से जो उपभोक्ता होता है वो अपनी आय के हिसाब से सेट कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है, वो इनकम से ज्यादा नहीं होता, इनकम के बराबर हो सकता है या इनकम के से कम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये शेड्यूल हो गया हमारा। तो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि वो किस तरह से बना रहा है बजट लाइन को, ठीक है, और बजट सेट को। चलिए आगे देखते हैं, तटस्थता वक्र से संबंधित अवधारणाएं कॉन्सेप्ट स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है भाई कि बताइए कि जो तटस्थता वक्र होता है तो उसकी अवधारणाएं क्या हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं तटस्थता वक्र क्या होता है। दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं से बने एक ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी तटस्थता वक्र ऐसा वक्र है जो संयोजन है, जो संयोजन है, यानी जो अगर व्यक्ति कोई दो वस्तुओं को खरीद रहा है तो उन संयोजनों को कैसे वो व्यवस्थित कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक कर्व पर देखते हैं। ठीक है ना, तो कितनी संतुष्टि मिल रही है उसको हम तटस्थता वक्र पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है कि उसको यूनिट्स खरीदने हैं भोजन के और वस्त्र के, तो जो उसकी इनकम है उसकी इनकम के हिसाब से वो किस तरह से सेट करता है। मान लीजिए अगर वो कॉम्बिनेशन बनाता है एक, तो 1 और 12 ले सकता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन है उसका। बी 2 और 6 ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है कर्व पे, तो उसे क्या कहा जाता है, तटस्थता वक्र। तो तटस्थता वक्र क्या बताता है, ये देखिए, ये संयोजन बताता है कि दो वस्तुओं के बीच में वो कैसे संयोजन बना सकता है। यानी अगर वो क्या करेगा, एक चीज को बढ़ाएगा तो एक चीज क्या होगी, वो कम होगी। तो इस तरह से क्या होता है, वो संयोजन बना सकता है। तटस्थता वक्र नॉर्मल ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो है वो किस तरह से अपने उपयोग के लिए कितनी संभावनाओं को वो तलाश कर सकता है। ठीक है, तो इसमें एक आता है सीमांत प्रतिस्थापन दर एमआरएस, वह जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक के लिए वाई की जितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये हम पहले भी देखा है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है, एमआरएस क्या होता है। तो ये वही चीज होती है जब व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट होता है, तो उसे पहली चीज में क्या करना पड़ता है, गिरावट लानी पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये संयोजन है, अगर उसने दूसरा बी संयोजन करा तो उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे आना पड़ेगा और तब जाके वो क्या करेगा, इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन, यानी इनके वक्र में जो परिवर्तन, यानी जो स्थिति में परिवर्तन, यानी चेंज जो होता है, ठीक है ना, एक्स और चेंज इन वाई में जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या कहा जाता है, एमआरएस कहा जाता है। ठीक है ना, कितने प्रतिशत में उसमें परिवर्तन आया, क्या अनुपात में परिवर्तन आया, तो उसे क्या कहा जाता है, एमआरएस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको नापते कैसे हैं, ये रहा वाई वस्तु की हानि और वाई वस्तु का लाभ। ठीक है ना, एक की हानि कितनी हुई, दूसरे का लाभ कितना हुआ, तो उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा एमआरएस आ जाता है। ठीक है, चलिए तटस्थता वक्र की विशेषताएं अब समझते हैं कि भाई तटस्थता वक्र जो बनाया जाता है उसकी विशेषताएं क्या है। जैसे हमने देखा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी विशेषताओं को भी हम देख सकते हैं। देखिए तटस्थता वक्र हमेशा बाएं से दाएं ढल हुआ होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं बाएं से दाएं ढलुआ है वो। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं छूते, देख रहे होंगे आप, तटस्थता वक्र कभी भी जो होता है वो एक दूसरे को नहीं छुएंगे, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, क्यों नहीं छूते, इसलिए नहीं छूते क्योंकि भाई हमेशा जो व्यक्ति होता है वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है कि उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो अलग बनते हैं। ठीक है, दूसरे को नहीं छूते। तीसरा, तटस्थ वक्रों का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, देख रहे हैं मूल बिंदु की ओर नतोदर, ओरिजिन के साइड, क्योंकि प्रतिशत की सीमांत एमआरएस घटती रहती है, हमने देखा था एमआरएस के घटने की वजह से वो शिफ्ट होता रहता है। तटस्थ वक्रों में सबसे ऊंचा वक्र सबसे अधिक संतुष्टि दर्शाता है, क्योंकि ऊंचे वक्र पर दूसरी वस्तु का उपयोग घटाए बिना पहली वस्तु की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, अगर देखें हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कि ये वक्र है तो ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन यही वक्र अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। वही तीसरा वक्र जो ये सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो सबसे ऊंचा वक्र होता है वो हमें क्या दिखाता है कि वो ज्यादा संतुष्टि देगा। क्यों ज्यादा देगा, क्योंकि वक्र दूसरी वस्तु का उपभोग घटाए बिना, यानी हम दूसरी वस्तु का उपभोग नहीं घटा रहे, बल्कि क्या होता है, कर्व जो हमारा होता है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो होता है वो क्या होता है, सबसे ऊंचा जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, वो सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वक्र की
तटस्थता वक्र की विशेषताएं। आगे देखते हैं। अधिमन वक्र या इंडिफरेंस कर्व विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन की शर्तें समझाइए और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, तो इसके संतुलन को हम समझते हैं। तो उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, तो जैसा हमने देखा था कि दो कमोडिटी के अंदर प्राइस एक्स और वाई के अंदर किस तरह से हम संतुलन ला सकते हैं, सेम वैसे ही एमआरएस का भी होता है। ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, किस तरह से संतुष्टि ला सकते हैं। तो जैसा हमें पता भाई, सीमांत प्रतिस्थापन दर एमआरएस जो होता है वो पी एक्स अपॉन में पी वाई के बराबर होगा। ठीक है, और सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती होनी चाहिए। तो हमें ये भी पता है भाई, सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होता है वो घटता रहता है, मार्जिनलिटी क्या होती है वो हमेशा घटती रहती है। जब हम एक्स्ट्रा यूनिट का यूज करेंगे तो पहले से क्या होगा, वो कम होता जाता है। तो देख लेते हैं वस्तु एक्स और वाई के लिए बाजार मूल्य। तो दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए पी एक्स जो हमारी वो 5 रुपए की है और ये 10 रुपए की है। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि हम किस तरह से संतुष्टि ला सकते, यानी एमआरएस जो होगा वो हमारा संतुष्टि स्तर पर कब पहुंचेगा, किस तरह से पहुंचेगा। तो देखिए, यदि हम मानते हैं, पहला उदाहरण ले लेते हैं, यदि हम एमआरएस जो हमारा है, ठीक है ना, जो मार्जिनल रेट ऑफ शिफ्टिंग है या हम सीमांत प्रतिस्थापन दर जिसे कहते हैं, वो ज्यादा है किससे, जो हमारी पी एक्स अपॉन में पी वाई है। ठीक है ना, तो हमें क्या लेके आना है, इसको बराबर लेकर आना है। अभी क्या है, ये हमारी ज्यादा है, हमें क्या लेके आना है, इसको बराबर लेके आना है। तो बराबर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि जब हम एक शेड्यूल बनाते हैं, उस शेड्यूल के अंदर हमारा एमआरएस जो है वो 3 है। ठीक है, और हमने जो हमारा पहला प्राइस था, ठीक है ना, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं पीएक्स और पीवाई से तो कितना आता है, 0.5 आता है, जबकि हमारा एमआरएस क्या है, 3 है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई पी एक्स से पीवाई में क्या करना है, संतुलन लेकर आना है। यानी एमआरएस को क्या करना है, संतुलन करना है। एक्स गुड्स और वाई गुड्स से जो हमें क्या करना है, उसको संतुलन देना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो उपभोक्ता वस्तु एक्स को बाजार मूल्य की तुलना में अधिक महत्व देगा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, जैसा हमने देखा था दो कमोडिटी के अंदर क्या करते थे भाई, पहली कमोडिटी हमने देखा था भाई वो क्या करेगा, दूसरी वस्तु का इस्तेमाल तब तक करता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पहली के बराबर ना आ जाए। तो इसी तरह एमआरएस भी क्या होता है, तो वो उस वस्तु का तब तक इस्तेमाल, यानी एक्स वस्तु का तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक एमआरएस घटते घटते किसके बराबर ना आ जाए, वाई के बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो एमआरएस क्या होता है, हमें पता है कि भाई जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ शिफ्ट होते हैं तो जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी होती है, जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है, वो क्या घटती है, तो वो क्या करना शुरू करेगा, बाजार में उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा। यानी पहले वो वस्तु कितने की आ रही थी भाई, 5 की आ रही, 3 रुपए की आ रही थी। ठीक है, 3 की आ रही थी, और डिफरेंस जो था, और ये कितने की थी, 0.5 का था। तो अब वो क्या करेगा, ये 3 की रहेगी, इसको क्या करेगा और ज्यादा खरीदेगा, 1 की हो जाएगी। फिर क्या करेगा, उसे लगेगा भाई अभी बराबर नहीं है, फिर 2 खरीदेगा, फिर वो उसको लगेगा अभी भी बराबर नहीं है, तो फिर वो 3 खरीदेगा। तो अब जो लेवल होगा क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति एक वस्तु से दूसरी वस्तु के को एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर जितने ज्यादा खर्च करता जाता है, उसका एमआरएस क्या होता है, वो घटने लग जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु को यानी एक्स को बाजार मूल्य पे ज्यादा खरीदेगा, और जिससे क्या होगा कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो क्या होगा, गिर के जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो क्या करना शुरू करेगा, तो इसको सेम रखेगा और इस वस्तु को तब तक करता रहेगा जब तक क्या हो जाए, वो उसके बराबर ना आ जाए। ठीक है ना, तो एक्स वस्तु तब तक खरीदेगा जब तक क्या हो जाए, वो उसके बराबर ना आ जाए। ठीक है, संतुलन बिंदु एमआरएस। ठीक है ना, तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसको बराबर लाने की कोशिश करेगा। उदाहरण, यदि एमआरएस अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया तो, ठीक है ना, अब इस समय क्या होगा, अगर ये ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा, यदि एमआरएस जो है वो 0.5 हो जाए, ठीक है, और इसकी जो ज्यादा हो जाए, तो अब वो क्या करेगा, तो इस वस्तु में क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, कम महत्व देना शुरू करेगा। जब कम महत्व देना शुरू करेगा तो क्या होगा, उसका एमआरएस जो होगा वो इंक्रीज होगा, और ये क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी क्या करेगा, उल्टा कर देगा। इस स्थिति में क्या किया था, उसको लग रहा था भाई क्या हो रहा था, 3 बड़ा है, तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ज्यादा महत्व होगा, जितना ज्यादा खरीदेगा उतनी कीमत क्या होगी, इसकी कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, जैसे पहले उसका 3 था, फिर उसका 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0.5 होगा, तो ये क्या होगा, 0.5 के बराबर हो जाएगा, तब तक महत्व देगा। लेकिन जब वही क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाए, यानी पी एक्स पी वाई ज्यादा हो जाए और एमआरएस जो हमारा 0.5 है, तो वो क्या करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, उसको कम महत्व देगा। जब कम महत्व देगा तो वो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एमआरएस को उसके संतुलन बिंदु पर ला सकते हैं। ठीक है, तो वही है, अगर हम इसको तटस्थता वक्र पर देखते हैं तो क्या देखेंगे। ठीक है, पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये देखिए, तो ये वाला जो हमारा है वो सेटिस्फेक्शन वाला है। ठीक है, तो C2, क्योंकि ये जो हमारा है एक परफेक्ट लाइन जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो सीमांत प्रतिस्थापन निरंतर घटेगी तब तक कि संतुलन की स्थिति में ना आ जाए। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, या तो घटाए, चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करेगा जिससे हमारा घटता जाएगा, या फिर क्या करेगा, उसको कम कर देगा जिससे क्या होगा, वो इस वाले लेवल पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या मिल जाएगी, उसको संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट ज्यादातर सेम ही है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना, ये भी पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मांग का क्या अर्थ है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो मांग क्या होती है, मांग वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक दी गई कीमत पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदना चाहता है। तो मांग क्या होती है, मांग वो होती है जब कोई एक उपभोक्ता कोई जो वस्तु है उसकी जो कीमत है उस पे वो क्या कर चाहे उसे खरीदने की, खरीद सके, ठीक है ना, इच्छा ना हो खरीद सके, तभी क्या होती है वो मांग होती है। जिस वस्तु की मांग आय बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर घटती है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु। ठीक है, तो सामान्य वस्तु क्या है, अगर आय बढ़ गई, ठीक है, अगर आय बढ़ने पर क्या होती है, उसकी मांग जो होगी वो बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने पर क्या होगी, उसकी घट जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य वस्तु कहेंगे। वहीं जिस वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घट जाती है उसे क्या कहते हैं, निकृष्ट वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे, मांग दो प्रकार की होती है। ठीक है, मांग जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली जो होती है वो व्यक्तिगत मांग होती है और दूसरी जो होती है वो बाजार की मांग होती है। ठीक है, तो इनको समझते हैं। तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। तो व्यक्ति मांग को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत जो मांग होती है उसको वस्तु की कीमत जो होती है वो प्रभावित करती है। कैसे, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसे कम खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वह महंगी लगने लगती है। तो हमें पता है भाई कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उसे कम खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि उनको महंगी लग रही है, उनके पास आय नहीं है। इसके विपरीत जब कीमत घटती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वह सस्ती हो जाती है। तो जब कोई वस्तु सस्ती हो जाएगी और उनके पास पैसे हैं तब क्या करेंगे, वो उसे खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो उदाहरण, अगर सब्जियों के दाम बढ़ जाएं तो लोग कम मात्रा में खरीदेंगे। ठीक है ना, तो वस्तु की कीमत जो होती है वो मांग पे इफेक्ट डालती है। जैसे बाजार में जो सब्जियां होती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा टमाटर और प्याज के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको कम खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु की कीमत होती है वो मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो संबंधित जो वस्तुओं की कीमत होती है वो भी क्या करती है, मांग पर इफेक्ट डालती है। कैसे, स्थानपन्न वस्तुएं जिसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कहते हैं, ये वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे का विकल्प हो सकती हैं। यानी अगर कोई वस्तु एक दूसरे का विकल्प है तो एक के बढ़ने से दूसरे का दाम घट जाता है और एक के घटने से दूसरे का दाम भी होता है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर एक वस्तु महंगी हो जाए तो लोग दूसरी सस्ती वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। जैसे अगर चाय महंगी हो जाए तो लोग कॉफी खरीदने लगते हैं। ठीक है ना, अगर 10 रुपए की चाय मिल रही है और 10 ही रुपए की कॉफी मिल रही है तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को ज्यादा पसंद करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक की वस्तु के महंगा होने से दूसरे की जो मांग होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूरक वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जो साथ में इस्तेमाल होती हैं। तो कोई बार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ वस्तुएं होती हैं जो साथ में इस्तेमाल होती हैं और उनके एक के बढ़ने से दूसरे का भी जो होता है उस पर फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पूरक वस्तुएं महंगी हो जाएं तो मुख्य वस्तुओं की मांग भी घट जाती है। जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग कम कार चलाएंगे जिससे कार की मांग घट सकती है। यानी अगर पेट्रोल ज्यादा महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, कार को कम खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसलिए क्या हुआ, दाम बढ़े किसके, पेट्रोल के, और बिक्री किसकी घटी, कार की। ठीक है, तो इस तरह से पूरक वस्तुओं का भी जो होता है वो मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं उपभोक्ता की आय। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मांग पर फर्क डालता है। जैसे जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनकी क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है और वे ज्यादा और बेहतर चीजें खरीदने लगते हैं। अगर आय घट जाए तो उनकी खरीदारी कम हो जाती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा आ गए तो वो खरीदारी ज्यादा करेगा। लेकिन अगर क्या हो जाए, उनकी आय कम हो जाए तो क्या करेगा, कम खरीदेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी की सैलरी बढ़ जाए तो वह सस्ता सामान छोड़कर महंगा और ब्रांडेड सामान खरीदने लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी की सैलरी बढ़ जाती तो वो क्या करेगा, ब्रांडेड सामान खरीदेगा। तो वो जो ब्रांडेड सामान होंगे उनकी मांग क्या होगी, एकदम से बढ़ जाएगी। आगे, रुचि और प्राथमिकता। तो कई बार इंटरेस्ट जो होता है उसके हिसाब से भी कई बार मार्केट में जो होती है वो डिमांड बढ़ती है। कैसे, अगर किसी वस्तु में लोगों की रुचि या पसंद बढ़ती है तो वे उस वस्तु को ज्यादा खरीदेंगे। जैसे फैशन ट्रेंड और विज्ञापन जैसी चीजें लोगों की पसंद को प्रभावित करती हैं।
ठीक है, किसी चीज का नया ट्रेंड आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उनमें रुचि बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे इंडिया के अंदर आईफोन की डिमांड है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सबसे ज्यादा फोन जो है इंडिया के अंदर ही आईफोन के बिक रहे हैं। तो क्या होता है, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर एक किसी नए मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है तो लोग उसे ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो रुचि और प्राथमिकता होती है वो भी क्या करती है, मांग को बढ़ा देती है। भविष्य में कीमत बढ़ने का अंदाजा, तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है भाई भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वो लोग कहते हैं भाई फटाफट खरीद लो इसे। अगर लोगों को लगे कि किसी वस्तु की कीमत निकट भविष्य में बढ़ने वाली है तो उसे अभी ज्यादा मात्रा में खरीद लेंगे। इससे वर्तमान में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो अब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, उसकी मांग भी ज्यादा हो जाएगी। उदाहरण, जब पेट्रोल के दाम बढ़ने की खबर आती है तो लोग तुरंत पेट्रोल भरवाने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे सरकार कई बार कहती है ना 12 बजे के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो पेट्रोल पंप पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, कहते हैं भाई आज ही भरवा लो, 12 बजे के बाद दाम बढ़ जाएंगे। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से जो व्यक्तिगत बाजार हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही जो बाजार होती है उसको भी कुछ कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। ज्यादातर सेम होते हैं, बस कुछ डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी सेम होता है, वस्तु की कीमत इफेक्ट डालती है, संबंधित वस्तुओं की कीमत इफेक्ट डालती है, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकता, भविष्य की कीमत बढ़ने का अंदाजा, और जो बाजार मांग होती है उसमें ये चीजें जो होती हैं थोड़ी ऐड हो जाती हैं, जनसंख्या का आकार और संरचना, क्योंकि बाजार है तो बाजार में जनसंख्या जो होती है वो फर्क डालती है वहाँ की मांग को। मौसम और जलवायु, जैसे ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन आता है वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट में नहीं आ जाती हैं, जैसे सर्दी के अंदर गर्मी के कपड़े आ जाते हैं, गर्म कपड़े आ जाते हैं। ठीक है ना, और गर्मी के अंदर जो होते हैं अलग कपड़े आ जाते हैं, तो इस वजह से जो होता है उनकी जो होती है मौसम और जलवायु की वजह से मांग बढ़ जाती है। आय का वितरण, ठीक है, तो आय के वितरण भी अगर जैसे आय जो होगी वो बढ़ेगी वैसे क्या होगा, आय का वितरण बढ़ेगा, वैसे उस जगह पे क्या होगा, मांग भी जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो बाजार की मांग को प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं मांग फलन। मांग फलन क्या है और मांग फलन किस तरह से काम करता है। यह किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध को बताता है। यह दो प्रकार के होते हैं। तो मांग फलन यही होता है भाई, चाहे वो व्यक्तिगत बाजार हो, चाहे वो व्यक्तिगत मांग हो, चाहे वो बाजार की मांग हो, तो उसको जो भी हमने अभी कारक पढ़े वो सारे कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यही जो फैक्टर होते हैं वो क्या बनते हैं, मांग फलन बनते हैं। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है, तो एक व्यक्ति की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का संबंध दिखाता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ये देखिए, तो जो हमारी डिमांड है, व्यक्तिगत डिमांड है, वो किन फैक्टरों से चलती है, इन फैक्टरों से चलती है। ठीक है ना, पीएक्स यानी वस्तु की कीमत, पीआर मतलब संबंधित वस्तुओं की कीमत, आय, पसंद, उपेक्षाएं, तो इनके कारण अगर हम इन सबको प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी एक इंडिविजुअल डिमांड बन जाती है, या कह सकते हैं व्यक्तिगत की डिमांड बन जाती है। ठीक है, ऐसे दूसरी जो होती है वो हमारी बाजार मांग फलन होता है। यह सभी उपभोक्ताओं की कुल मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है, जिन कारकों को पढ़ा है, ठीक है ना, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, डिमांड बनाते हैं, मार्केट की डिमांड को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज जो एक्स्ट्रा ऐड होती है वो होती है उपभोक्ताओं की संख्या और आय का वितरण। ठीक है, तो इस तरह से मांग फलन को जो है हम कह सकते हैं कि जो भी मांग को प्रभावित करते हैं वो सारे क्या, मांग को जो प्रभावित करते हैं उससे डिमांड बढ़ती है, तो वो सारे क्या होते हैं, मांग फलन कहलाते हैं। ठीक है ना, आगे, मांग का नियम क्या है और मांग वक्र नीचे की ओर झुका क्यों होता है। ठीक है, हमने देखा है कि जो मांग वक्र होता है तो इसके लिए नियम लगता है। तो नियम क्या है, मांग का नियम क्या है, तो मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा भी था कि मांग और जो वस्तु की कीमत होती है उस पर क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध क्यों होता है, जैसे हमने देखा था कि अगर मांग बढ़ती है, कब बढ़ती है मांग, जब प्राइस सस्ते होते हैं, और मांग कब घटती है, जब प्राइस क्या होते हैं, महंगे होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, एक विपरीत संबंध होता है। तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा, वस्तु की मांग घटती है, वहीं कीमत घटने पर क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक है, तो देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए, प्रति किलो पहले गुड़ की कीमत 15 थी, ठीक है ना, तो मांग 2 किलो की थी, 12 हो गई, तो कितना हो गया, 3 किलो। जैसे जैसे दाम घट रहे हैं वैसे वैसे मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कह सकते हैं मांग में और कीमत में क्या होता है, वो विपरीत जो होता है रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो मांग वक्र देख ढलवा क्यों होता है, जैसे हमने बताया कि भाई इसके बीच में विपरीत संबंध है। ठीक है ना, तो गिरावट आ रही है तो जिसकी वजह से क्या होता है, मांग फलन भी क्या होता है, हम देख सकते हैं नीचे की तरफ क्या होता है, वो झुकता है। ठीक है, तो मांग फलन जो होता है वो नीचे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि इसमें प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, विपरीत रिलेशन होता है। ठीक है ना, विपरीत संबंध होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मांग फलन जो होता है वो क्या होता है, ढलान की तरफ जाता है। ठीक है, आगे, मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है, क्यों झुकता है, हमने देखा भाई मांग वक्र नीचे की ओर झुक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके कुछ कारण होते हैं। पहला कारण क्या है,
तापन प्रवाह जैसा हमने पढ़ा था, कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता सस्ती वस्तुओं की ओर रुख कर लेते हैं। कीमत बढ़ेगी तो क्या करेंगे वो लोग, सस्ती वस्तु की तरफ जाएंगे। आय का प्रभाव हमने देखा था, कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति घट जाती है। उसके बाद घटती उपयोगिता का नियम, अधिक उपभोग संतोष कम होता है, इसलिए उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक खरीदते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि भाई अगर कोई वस्तु जो है व्यक्ति बार बार खरीदता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी मांग क्या होती है, कम हो जाती है। नए ग्राहक, जब किसी चीज की कीमत घटती है तो वो लोग भी उसे खरीदने लगते हैं जो पहले उसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद सकते थे। तो कम कीमत पुराने ग्राहक भी उस चीज को ज्यादा खरीदने लगते हैं। तो कई बार परिवर्तन इसलिए भी आता है भाई, कुछ लोग नहीं खरीद रहे होते हैं, लेकिन जब मांग प्राइस घट जाता है तो लोग उसको भी ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी होता है। विविध उपयोग, कुछ चीजों का इस्तेमाल कई कामों में होता है, जब उनकी कीमत बढ़ती है तो लोग उन्हें सिर्फ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कम जरूरी काम कम जरूरी कामों के लिए नहीं लेते हैं। लेकिन जब कीमत कम होती है तो लोग उसे हर काम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो झुकता नीचे के लिए इस वजह से है, क्यों, क्योंकि लोग उसका कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है भाई, कई बार जो लोग होते हैं वो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल तब करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन जब क्या होता है कि कीमत घट जाती है तो वो लोग भी उसको लेने का प्रयास करते हैं जिससे वो बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कई कामों में होता है, जब उनकी कीमत बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ जरूरी कामों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई कोई व्यक्ति है, वो दूध लेकर आता है और दूध का इस्तेमाल दही बनाने के लिए भी और कामों के लिए, चाय बनाने के लिए या पीने के लिए करता है। लेकिन जब उसको लगता है भाई उसकी मांग क्या, उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा भाई, सिर्फ चाय बना लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता है, मांग पर फर्क पड़ जाता है। आगे, मांग के नियम के अपवाद, ठीक है। तो मांग का जो नियम हमने देखा कि भाई कीमत के बढ़ने या घटने से मांग कम या ज्यादा हो जाती है। क्या ये नियम हमेशा काम करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है ना, कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत गिरने पर मांग घटती है। इसे गिफिन विरोधाभास कहते हैं। यानी कई बार ऐसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनके तुम दाम घटा भी दोगे तो भी उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई ये चीजें बेकार हैं, इनको खरीदने से कोई फायदा नहीं है, तो दाम के घटने या बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अगला, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी स्टेटस सिंबल जो गुड होती हैं, महंगी चीजें जैसे हीरा हो गया, सोना हो गया, ठीक है, जिन्हें लोग दिखावे और प्रतिष्ठा के लिए खरीदते हैं, तो इनकी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो सोना वगैरह होता है वो शादियों वगैरह में यूज होता है, तो उसकी कीमत बढ़े तो उससे कोई या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बढ़ेगी तो भी क्या रहेगी, उसकी डिमांड रहेगी, घटेगी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर बढ़ती है तो भी उसकी डिमांड जो होती है वो कभी कम नहीं होती। अभाव कब है? भविष्य में कमी या महंगाई के डर से लोगों ऊंची कीमतों पर भी अधिक खरीदारी करते हैं, जैसे युद्ध या अकाल में। तो कई बार क्या होता है भाई, अभाव का भय होता है, लगता है भाई कि कभी हो सकता है भविष्य में इस चीज की कमी हो जाए, तो भी लोग क्या करते हैं भाई, जैसे बेशक से उसकी कीमत ज्यादा हो तो लोग क्या करते हैं, उस समय उस चीज को खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइम भी जो होता है, मांग के जो नियम होते हैं वो काम नहीं करते। आगे, अज्ञानता, जब उपभोक्ता वस्तु की सही कीमत नहीं जानते तो वे ऊंची कीमत पर भी खरीद लेते हैं। तो कई बार भाई ये भी होता है कि उनको पता नहीं होता कि भाई कि इसकी वैल्यू क्या है, उसको उनको समझ नहीं होती और वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसे देके उन चीजों को खरीद लेते हैं, तभी भी क्या होती है, उससे मांग बढ़ जाती है। फैशन वाली वस्तुएं, तो फैशन में चल रही चीजें जैसे कपड़े, ठीक है, कीमत बढ़ने पर भी ज्यादा खरीदारी की जाती है, ठीक है। तो समय के अनुसार ट्रेंड बदलता है, कपड़ों की कीमत बेशक से बढ़ जाती है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से लोग क्या करते हैं, महंगे कपड़े को भी खरीदते हैं। आगे, अनिवार्य वस्तुएं, जरूरी चीजें जैसे चावल, नमक, दवाइयाँ, कीमत बढ़ने पर भी खरीदारी की जाती है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, अगर इनके दाम बढ़ भी जाते हैं तो भी क्या होगा, लोग खरीदेंगे ही, तो इनकी मांग कभी गिरती नहीं है। मौसम का प्रभाव, तो मौसम बदलने से कुछ चीजों की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है, जैसे बारिश में छाते की कीमत बढ़ने पर भी मांग ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, वेदर वगैरह जो मौसम वगैरह होता है तो उसके कारण भी क्या होता है, मांग पर कोई जो होता है वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका जो होता है मांग के नियम पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे, मांग में वृद्धि व कमी या मांग वक्र में खिसकाव के क्या कारण हैं? जो मांग वक्र होता है उसमें कमी या ज्यादा जो होती है वो किस वजह से आती है? देखो, मांग में वृद्धि किसे कहा जाता है और मांग में कमी किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसको समझना जरूरी है। जब कीमत के अलावा, यानी कीमत नहीं बदल रही है और फिर भी क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मांग में वृद्धि कहा जाएगा। वहीं मांग में कमी किसे कहा जाएगा, जब कीमत के अलावा, देख रहे हो, कीमत के अलावा अन्य कारणों से, यानी इसमें कीमत नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना,
यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग बढ़ रही है, और यहाँ पर कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग घट रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, मांग में कमी आती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई कारण कौन से हैं, तो कारण हो सकते हैं स्थान की वस्तुएं की कीमत बढ़ जाए, पूरक वस्तुओं की कीमत घट जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, वस्तु में रुचि बढ़ जाए, मौसम अनुकूल हो, परिवार का आकार बढ़े। तो इन सब कारणों से भी क्या होता है, मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और कई बार मांग में कमी किन कारणों से आती है, तो सेम इसको उल्टा कर देते हैं, तो स्थापन वस्तु की कीमत घट जाए, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाए, उपभोक्ता की आय घट जाए, वस्तुओं में रुचि घट जाए, वस्तु फैशन से बाहर हो जाए, मौसम प्रतिकूल हो जाए, परिवार का आकार छोटा हो जाए। तो इन कारणों से क्या होता है, मांग घट जाती है। ठीक है, इनको ग्राफ पे देखते हैं। इधर देखिए, प्राइस देखिए, प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है, मांग में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी क्या कह रहे हैं कि जब कीमत के अलावा अन्य कारणों से मांग बढ़ जाती है, यानी यहाँ पे क्या देखो, प्राइस सेम है। ठीक है, प्राइस सेम है, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा है कि डिमांड जो है वो बढ़ी है। ठीक है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो इसे क्या कहते हैं हम, मांग में वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, और मांग में कमी क्या होती है, सेम चीज देखिए, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन हमें क्या देखा है, मांग में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पर क्या हो गया, ये घट गया है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी क्या होती है। तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी के कारण क्या होते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो वृद्धि और कमी को दिखाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट, मांग के विस्तार और वृद्धि में क्या अंतर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वृद्धि और विस्तार में अंतर कई बार पूछता है। अब देखिए, मांग का विस्तार मतलब कारण क्या होता है, वस्तु की अपनी कीमत गिरने से मांग बढ़ती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कीमत को क्या किया गया है, गिराया गया है, तब क्या हुई है, मांग बढ़ी है। तो कीमत कम होने पर लोग क्या करेंगे, अधिक खरीदेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस क्या हुआ, जैसे ही प्राइस गिरी है वैसे क्या हुई है, क्वांटिटी क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मांग में वृद्धि कारण क्या होता है, कीमत के अलावा अन्य कारक, जैसे आय हो गया, रुचि हो गया, मौसम हो गया। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कीमत नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना, कीमत जो है वही कीमत नहीं बढ़ाई गई है, ना ही घटाई गई है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, अन्य कारणों से क्या हो रहा है, मांग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है ना, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। जैसे इसमें देख रहे हैं, देखिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी में क्या आया है, बदलाव आया है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, मांग में विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है, मांग में वृद्धि किसकी वजह से होती है, कि प्राइस सेम होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ कारणों से वो वृद्धि हो जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। जबकि मांग में विस्तार क्या होता है, जब प्राइस घटा दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ती है, तो उसे मांग में विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे, मांग की लोच क्या है, तो देखिए, मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। ठीक है ना, अगर सूत्र के रूप में देखें तो मांग की कीमत लोच, मांग के प्रतिशत में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन, यानी एक वस्तु जो थी उसकी मांग कितनी बढ़ी है या घटी है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी लोच कहलाता है। ठीक है ना, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है, मांग की लोच कहा जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है, वो प्रतिशत या अनुपातिक विधि द्वारा इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो मांग की लोच की पहले श्रेणियां देख लेते हैं क्या है। तो मांग के लोच की जो श्रेणियां हैं वो है, सबसे पहले मांग जो होती है वो पूर्णतः या तो लोच दर होगी, यानी जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। क्यों, इसका अर्थ है कि कीमत में किसी भी परिवर्तन के बिना, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और मांग में परिवर्तन होता है, और इस मामले में मांग एक्स अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, कैसे, ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, कपड़े की कीमत जो है ये है, तो उसमें क्या देख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन डिमांड को हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, मांग की मात्रा क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण लोच दर। जब ऐसी स्थिति होती है कि भाई कीमत में बिना परिवर्तन के मांग जो होती है वो बढ़ती जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्णतः लोच दर कहा जाता है। पूर्णतः बेलोच दर क्या होता है, जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या होती है, जीरो के बराबर हो जाती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कीमत में वर्तमान के साथ मांग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस मामले में मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कीमत में परिवर्तन के साथ मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, कि जो हमारी प्राइस है, ठीक है, बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड जो हमारी क्या है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है। यानी इसमें क्या देखते हैं कि भाई प्राइस के बढ़ने से और क्वांटिटी में, यानी डिमांड में जो है वो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण बेलोच दर कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है हमारी, किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अधिक लोच दर, यानी जब हमारा ईडी ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 1 से, इसका अर्थ है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। यानी क्या हो रहा है, मांग में जो है परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से अधिक है, यानी मांग जो है हमारी वो है वो ज्यादा है और जो कीमत में जो प्रतिशत है वो कम है, तो अधिक है। तो इस मामले में मांग वक्र समतल रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो हमारे कीमत है वो बढ़ी है, ठीक है ना, और कीमत बढ़ने से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा यहाँ पे मांग में जो है वो क्या हो रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है ना, तो मांग इसका अर्थ है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, यानी मांग जो हमारी क्या है वो अ, मांग जो हमारी वो कम हो रही है। ठीक है ना, तो प्रतिशत, तो इसमें क्या कहते हैं, जब हमारा ईडी जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। लोच दर से कम, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, ग्रेटर लेस देन हो जाता है। इसका कारण है कि मांग प्रतिशत परिवर्तन इसकी कीमत प्रतिशत परिवर्तन से कम है, और इस मामले में मांग वक्र अधिक तीव्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मांग प्रतिशत परिवर्तन इसकी कीमत में प्रतिशत से कम हो जाता है, यानी मांग में जो परिवर्तन होता है वो कीमत में परिवर्तन से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो हमारे देख रहे हैं जो हमारी कीमत है वो यहाँ बढ़ रही है, कीमत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो मांग में जो प्रतिशत जो है वो कम है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, 1 से। ठीक है, कम हो जाता है 1 से, सॉरी। एकात्मक लोच दर क्या होता है, इकाई लोच दर ईडी इक्वल टू 1 कब होती है, इसका अर्थ है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो जाता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा प्राइस है और जो हमारी क्वांटिटी है दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है ना, बराबर आ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक लोच दर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जो 5 हैं, यानी जब मांग के घटने या बढ़ने से या प्रतिशत में जो भी चेंज आता है तो उनकी वजह से ये जो मेजर है वो 5 हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मांग की कीमत की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मांग की जो कीमत की लोच है उसको प्रभावित कौन करता है, तो सबसे पहले वस्तु की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी जो वस्तु है उसके आधार पर वो क्या हो सकती है, लोच दर या बेलोच दर हो सकती है। जैसे अगर अनिवार्य वस्तुएं हैं जैसे अनाज दवाई, तो इनकी मांग क्या होगी, बेलोच दर होती है। क्यों, क्योंकि इनकी डिमांड जो होती है क्या होती है, हमेशा बनी रहती है। आरामदायक वस्तुएं जो होती है जैसे फ्रिज हो गया पंखा हो गया, मांग जो लोच दर होती है। ठीक है, इनकी लोच दर होती है, कभी जरूरत पड़ती है और कभी जरूरत नहीं पड़ती, कभी इनके दाम बढ़ते हैं कभी घटते हैं। विलासिता की वस्तुएं जैसे एसी लैपटॉप, मांग अत्यधिक लोच दर होती है। ठीक है, तो इनकी तो अत्यधिक लोच दर होती है क्योंकि ये सब तो इसको ले नहीं सकते, तो इसकी मांग जो होती है वो अत्यधिक लोच दर होती है। स्थानपन की उपलब्धता, ठीक है ना, तो स्थानपन की उपलब्धता के कारण भी जो होता है मांग की लोच में परिवर्तन आता है। जैसे जिन वस्तुओं के विकल्प आसानी से उपलब्ध हैं उनकी मांग जो होगी वो अधिक लोच दर होगी। ठीक है, जिनकी आसानी से उपलब्ध है वो अधिक लोच दर है। उदाहरण, पेप्सी की कीमत बढ़ने पर लोग कोक खरीद सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी सब्सिट्यूट गुड पहले से ही मौजूद है, तो लोग क्या करेंगे, एक चीज से दूसरी चीज पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसलिए क्या होती है, अधिक लोच दर होती है। नेक्स्ट, आय का स्तर, गरीब वर्ग की मांग लोचदर होती है क्योंकि वे कीमत परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अमीर वर्ग की मांग बेलोचदर होती है, तो भाई गरीब का जो होता है वो प्राइस पे क्या होता है, मांग पर जो होता है वो प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी आय जो होती है वो कम होती है। लेकिन वहीं अगर बात करें अमीर वर्ग है तो वो क्या होगा, बेलोचदर होगा क्योंकि उनको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, कीमत का स्तर, महंगी वस्तु है जैसे प्लाज्मा टीवी, मांग लोचदर है। ठीक है ना, तो ये जो महंगी चीजें हैं वो क्या है, वो लोचदर होंगी। वहीं सस्ती वस्तु जैसे माचिस और नमक क्या होंगे, कम बेलोचदर होंगे क्योंकि इनकी मांग तो हर घर के अंदर है। आगे, उपभोग स्थगन, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग टाला जा सकता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, उनकी मांग जो होती है वो लोचदर होती है। ठीक है, तो जिन वस्तुओं को हम टाल सकते हैं उनकी भी क्या होती है, वो लोचदर होती है। आगे, विविध प्रयोग, जिन वस्तुओं के कई उपयोग जैसे बिजली, उनकी मांग लोचदर होती है। ठीक है, क्योंकि उदाहरण, बिजली अगर सस्ती होने पर इसे अधिक उपयोग में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भी क्या होती है, हमारी लोचदर होती है। क्योंकि अगर ये महंगी है तो कम यूज होगी, लेकिन जैसे ही इसकी कीमत सस्ती हो गई तो इसका यूज ज्यादा होगा। कुल व्यय में हिस्सा, जिन वस्तुओं पर आय का कम हिस्सा खर्च होता है जैसे नमक सुई, उनकी मांग जो होती है वो बेलोचदर होती है। ठीक है, क्योंकि अधिक खर्च वाली वस्तुओं की मांग जो होती है वो लोचदर होती है, तो इनकी मांग तो हमेशा से बनी रहती है, तो इसलिए इनकी मांग जो होती है वो बेलोचदर होती है। समय अवधि, अल्पकाल की जो वस्तुएं हैं मांग कम लोचदर होती है क्योंकि आदतें जल्दी नहीं बदलती। ठीक है, और दूसरा दीर्घकाल, मांग लोचदर होती है क्योंकि उपभोक्ता आदतें और विकल्प बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट, आदतें, जिन वस्तुओं का उपयोग आदत बन जाता है जैसे शराब और सिगरेट, इनकी मांगे जो होती हैं वो बेलोचदर होती हैं। ठीक है, तो आदतें जो होती हैं वो कभी बदलती नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होती हैं, वो बेलोचदर होती है। चलिए,
तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। मांग की लोच के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 इकाइयां हो जाती है। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मांग की लोच, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा है, निकालो, ईडी निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूले हमारे यही होते हैं, जैसा आपने देखा होगा एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से देखें तो ये होता है। और फिर अगर प्रतिशत में परिवर्तन की बात कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, मांग में परिवर्तन की बात कर रहा है तो ये, और कीमत में परिवर्तन की बात कर रहा है तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाती है, इसकी मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 120 हो जाती है। तो प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस हमारे पास जो है वो 10% क्या है, वो गिरा हुआ है। ठीक है, यानी चेंज इन हमारा जो प्राइस है वो 10% जो है वो गिरा हुआ है इकाइयों से, यानी। और मांग जो थी पहले कितनी थी, अगर हम क्यू की बात करते हैं, क्यू जीरो हमारा कितना था, 100 था। ठीक है, और अब मांग कितनी हो गई है, बढ़ गई है हमारी, 120 हो गई है। ठीक है, अब पूछ रहा है मांग की लॉजिक निकालिए। ठीक है ना, तो मांग की लॉजिक निकालने कह रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहा है, इसको निकालिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हमें प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो इसको अगर हम करते हैं तो कितना परिवर्तन आया है, 20 का परिवर्तन आया है, तो इसका परसेंटेज निकालते हैं। कितना था टोटल हमारा, 100 था, और इंटू में कर देते हैं 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ गया हमारा, 20%। ठीक है, तो ईडी हमारा आ जाएगा कितना, 20, और अपोन में कितना चेंज आया था हमारा, प्राइस में चेंज आया था 10% का। ठीक है, तो इसको इससे काट देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 2। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी आई है वो कितनी आई है, 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मांग में जो परिवर्तन आया वो कितना आया है, इतना आया है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जितनी आई है 2 आई है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल्स, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है, एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु एक्स की 100 इकाइयां खरीदता है। यानी प्राइस क्या था हमारा, अगर हम पहले का प्राइस कहते हैं तो कितना था हमारा, 5 रुपए। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी थी हमारी, क्वांटिटी जो थी वो हमारी थी 100। अब प्राइस में क्या चेंजेस आया है, तो प्राइस उसने हमें बताया नहीं है प्राइस में क्या है, लेकिन उसने हमें ईडी बता दिया है। ईडी जो है हमारा वो कितना है, वो 2 है। प्राइस जो हमें उसने नहीं बताया है। क्वांटिटी में चेंज उसने बताया है, कितना आया है, 140 इकाइयों का आया है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें हम लगाएंगे किसका फॉर्मूला, ईडी का। ठीक है, तो हमें जो पता है उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ईडी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ईडी फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा Q1 माइनस Q0 अपॉन में P1 माइनस P0, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी पहले वाली। ठीक है, चलिए, तो ईडी हमें कितना दे रखा है, -2। ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, माइनस में होता है ईडी, आपको पता ही होगा। फिर हमारी क्वांटिटी जो दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, Q1 हमारी जो है वो कितनी है, 140, तो यहाँ लिखेंगे हम 140। ठीक है, माइनस में Q, अब हमारी कितनी, पहले कितनी थी हमारी, 100। ठीक है, प्राइस, प्राइस हमारा क्या था पहले, प्राइस जो हमारा 1 है वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे रखते हैं प्राइस 1, और पहले का जो हमारा प्राइस था वो कितना था, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5 अपॉन में कितना, हमारा कितना था ये, 100। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 5 टू 10, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस का ईडी इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 40 अपॉन में P1 माइनस में 5। ठीक है, इंटू में हमारे पास क्या बचा, 1/20। ठीक है, इसको काट देते हैं, कितना आ गया, 2। तो -2 इक्वल टू में हम बच गया हमारे पास 2 अपॉन में P1 माइनस 5। ठीक है, इसको इससे काट देते हैं तो कितना बच गया, -1। ठीक है, तो यहाँ बच गया हमारे पास -1, और यहाँ हमारे पास बच गया 1/P1 माइनस 5। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का P प्लस का 5 इक्वल टू में हमारा यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो माइनस का P इक्वल टू उधर जाएगा, तो उधर लेके इसको उधर लेके जाते हैं। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, तो P हमारा प्लस का हो जाएगा 5 माइनस 1, तो प्राइस हमारा कितना आ गया, 4। ठीक है, तो चेंज इन जो हमारा प्राइस आया वो कितना आया है, 4 आया है। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल्स है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की 10 इकाइयां खरीदता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, प्राइस क्या दे रखा है उसने, अगर हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस 5 है। ठीक है, 10 इकाइयां खरीदता है। ठीक है ना, तो क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, वो क्वांटिटी है हमारी जो 10। ठीक है, और उसके बाद वस्तु की मांग की कीमत लोच, तो इसमें भी ईडी जो बता रहा है वो कितना आ रहा है, -2 है। ठीक है, -2 रखते हैं। उसके बाद कीमत पर खरीदता है और वस्तु की कीमत गिरकर 4 रुपए हो जाती है, यानी हमें अब जो प्राइस बता रहा है वो कितना है, 4 है। तो बताइए इस कीमत पर वस्तु की कितनी इकाइयां खरीदेगा, यानी हमें क्या नहीं दे रखा है इस बार, हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से हम। तो ईडी का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Q1 माइनस Q0 अपॉन में P1 माइनस P0 इंटू में प्राइस 0 अपॉन में क्वांटिटी 0। ठीक है, तो ये अब क्या करते हैं, ईडी हमें दे रखा है -2, हम -2 रखेंगे। ठीक है, पहले हमारी क्वांटिटी कितनी दे रखी थी, तो पहले क्वांटिटी जो थी हमारी वो थी, क्वांटिटी हमें नहीं दी है तो हम यहाँ Q1 रखेंगे, और ये हमारी कितनी थी, 10। प्राइस पहले कितना था हमारा, 4, प्राइस 1 4 है, और अब कितना हो गया 5, और ये कितनी थी हमारी, पहले प्राइस हमारा कितना था 5, और क्वांटिटी कितनी थी हमारी, क्वांटिटी थी हमारी 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, 2 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितनी है, तो ये 2 हो गई, इक्वल टू Q1 माइनस 10 -1 इंटू 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा -2 इक्वल टू में Q1 माइनस 10। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये Q1 हो गया माइनस का 10। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आते हैं, तो Q1 हमारा कितना आ जाएगा, 10 + 4, तो Q1 यानी क्वांट हमारी कितनी आ गई, जो नई आई है वो आई है 14, तो क्वांटिटी कितनी होगी हमारी 14। ठीक है, तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हम यूज करके बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन होता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। 50 प्रति इकाइयों की कीमत पर एक वस्तु की मांग की मात्रा कितनी है, 1000 इकाई है, यानी प्राइस क्या कह रहा है, पहले हम प्राइस ले लेते हैं, प्राइस कितना बता रहा है भाई, 50 रुपए है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु की मांग जो है, यानी क्वांटिटी जो कितनी बता रहा है, हमारी क्वांटिटी जो है वो बता रहा है 1000 थी। ठीक है, जब इसकी कीमत 10% कम हो जाती है, तो कितनी, 10% जो है, यानी प्राइस में जो चेंजेस आया वो कितना आया है, 10% का आया है। ठीक है, तब कितनी 1080 इकाइयां, यानी तब उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, क्वांटिटी हो जाती है 1080। ठीक है, तो इसकी कीमत लोच निकालिए, तो सबसे पहले क्या बता रहा है भाई, कीमत लोच निकालिए। तो कीमत लोच निकालना, क्या इसकी मात्रा लोच दर है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, जब हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लोच दर है या बेलोच दर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो परसेंटेज दे रखी है हमें, प्राइस का परसेंट हमें पता है 10% चेंज हुआ है, तो हम पहले निकाल लेते हैं क्वांटिटी का। ठीक है ना, तो कितना परिवर्तन हुआ है 80 का। ठीक है, और टोटल कितना था हमारा 1000, इसको कन्वर्ट करते हैं किसको हम, परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ गया हमारा 8% आ गया। ठीक है, तो क्वांटिटी हमारी कितनी है 8% आई है, और तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, कीमत में प्रतिशत वाला जो था, सॉरी ये वाला। ठीक है, प्रतिशत वाला फॉर्मूला, मांग में परिवर्तन कितना आया हमारे, मांग में प्रतिशत है हमारा 8% का। ठीक है, और प्राइस में परिवर्तन कितना था हमारा 10% का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज परसेंट काटते, इसको इससे काटते हैं तो कितना आ जाएगा 0.8 दशमलव। ठीक है ना, 0.8। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आ गया, तो 0.8। अब क्या बोला उसने, इसकी मात्रा लोच दर है या बेलोच दर है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये जो यूनिट 2 है, इस यूनिट 2 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग।